Hello friends, how are you? In today's class, I am starting new lesson that is 18th Indian scientist, their biography and achievement. 18th लेसन मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अपन बात करेंगे इंडियन साइंटिस्ट्स जो ओल्ड टाइम के जो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में और जो अभी न्यूली जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया में उनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। अगर अपन नंबर वेटेज की बात करें तो इट इज 3 मार्क्स चैप्टर जिसमें से वन क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इट इज वेरी इजी स्कोरिंग चैप्टर, काफ़ी इजी स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें मेनली कुछ साइंटिस्ट जो मेन है उनको अपने को थोड़ा कंसिडर ज़्यादा करना होता है, बाकी पर छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट इट। Various evidences prove that Indians had good knowledge of science and technology. हमारे पास आज बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ये बात बोलते हैं कि जो इंडियंस हैं यानी कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का काफ़ी गुड नॉलेज रहा है। चाहे आप ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपन बात करें तो जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, चाहे आप हड़प्पा, कालीबंगा या कोई भी वैदिक सिविलाइजेशन में अपन बात करें जो थाउजेंड्स ईयर पहले थी, उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि दैट वी वर मच बेटर देन द अदर सिविलाइजेशंस in the case of the mathematics, in the case of the science and technology. For example, when the world is considering that earth is the center of universe, at that time the Indian sects believed that earth is also a planet which revolving around the sun. जब दुनिया में ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है, यानी कि अर्थ जो भी यूनिवर्स में हो रहा है वो सारा अर्थ से रिलेटेड है, उस टाइम पर भी जो इंडियन सेक्ट्स, जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, उनका ये मानना था ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो प्लेनेट है जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सिंपली अगर अपन कंसिडर करें, जैसे कि हम हमारे जो वैदिक टाइम से जो पूजा पाठ वगैरह जो अपन कल्चर करते हैं उसमें अपन ने नवग्रह 9 प्लैनेट्स का अपन ने कॉन्सेप्ट ले रखा है, जिसमें सन को सेंटर में रखते हुए बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको अपन ने स्टैब्लिश किया हुआ है। और अगर आज अपन सोलर सिस्टम को कंसिडर करें तो सिमिलर कंडीशंस अपने को वहां देखने को मिलती है। व्हाट इट, जहां वर्ल्ड अर्थ को फ्लैट मानता था उस टाइम पर भी हमें ये पता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि दैट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो हमें दैट वी कैन से दैट वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। If you consider the mathematics point of view, then the point decimal system 0 was given by Indians. Similarly, other aspects of the geography or astrology, astronomy, etc., these are sound. These were sound achievements of our cultures. Okay. The achievements of the Indian scientists played an important role in the development of modern science and technology and also mathematics. Got it? General science has two aspects. जनरल साइंस जो है उसके 2 एस्पेक्ट्स यहाँ पर माने जाते हैं। एक तो है बेसिक, एक तो आता है बेसिक, एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, दैट इज अप्लाइड साइंस। जनरल साइंस की 2 एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं या 2 अप्रोचेस मानी जाती हैं। एक तो कहलाती है बेसिक साइंस, दूसरा होता है एप्लीकेशंस या अप्लाइड साइंस। बेसिक और फंडामेंटल साइंस डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जो बेसिक
या जो फंडामेंटल साइंस है वो हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि साइंस के लिए जो हमारा एटीट्यूड है वो हम जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारा नॉलेज जो है उसको डेवलप करती है और इंक्रीज करती है, जबकि अप्लाइड साइंस हेल्प्स इन आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जबकि जो अप्लाइड साइंस है वो हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हेल्प करती है। सिमिलर से अपन बात करें, वी अंडरस्टैंड, अपन ने मान लीजिए से थ्योरेटिकली हमने किसी गाड़ी का जो ऑटोमोबाइल का जो कोई भी इंजन सिस्टम है वो हमने स्टडी किया, दैट इज आवर बेसिक साइंस। जब हम उसका यूज करते हुए उसमें मॉडिफिकेशंस, उसका डेवलपमेंट करते हुए और बेटर साइड्स अपन चूज करते हैं या उसमें और इंप्रूवमेंट अपन लाते हैं, दैट इज अप्लाइड साइंस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सिमिलरली आपने जैसे अपन ने एक नॉलेज गेन किया कि वुड जो है वो वाटर के अंदर डूबती नहीं है, तैरती है, दैट इज बेसिक नॉलेज। फिर उसका यूज करते हमने बोट का कंस्ट्रक्शन किया, शिप्स वगैरह बनाए, दैट इज अप्लाइड साइंस। गॉट इट? अप्लाइड साइंस impact the economy of the country and also affect human life। जो अप्लाइड साइंस है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और उसके अलावा वहाँ पर जो ह्यूमंस जो हैं उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंड, उनके लाइफ का इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है, अफेक्ट करती है। कोई भी आज के टाइम पर जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, all of these were based on the applied science। For example, China, America, both of these countries are much far in the case of scientific developments। That's why they are currently ruling all over the world। इसीलिए आज के टाइम पर वो पूरी दुनिया में अपना एक तरीके से राज बोल सकते हैं अपन, बाकी डेमोक्रेसी का टाइम है लेकिन मोनोपोली उनकी चलती है। Got it? तो अप्लाइड साइंस जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और उसके अलावा जो वहां पर ह्यूमन लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ साइंटिफिक अप्रोचेस टू मेक आवर लाइफ मच बेटर। पुराने टाइम से ही, मतलब एंशिएंट टाइम से जो सैग वगैरह हुआ करते थे उस टाइम से ही जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, हालांकि उस टाइम पर इंडियन साइंटिस्ट नहीं होते थे, वो दैट वाज सैग, जो साधु वगैरह होते थे वो ये काम करते थे, वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ साइंटिफिक अप्रोचेस। जो दोनों साइंटिफिक अप्रोचेस हैं यानी कि बेसिक और अप्लाइड साइंस, उसके डेवलपमेंट में और हमारी लाइफ को मच बेटर करने में वर्क करते रहे हैं। ओके, नाउ अब अपने सिलेबस में कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहला आता है सुश्रुत। अगर मैं सुश्रुत के ऊपर पर्टिकुलरली बात करूं तो सुश्रुत पे जो मेन क्वेश्चन बनता है दैट इज ही इज नॉन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का फादर माना जाता है। In some other cases we can also use that he is known as the father of surgery। सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी का फादर उनको माना जाता है। आज जितने भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, लिटरेचर्स मौजूद हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ओल्ड लिटरेचर है सर्जरी से रिलेटेड दैट इज सुश्रुत संहिता। कौन सी है? सुश्रुत संहिता, जिसमें सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जरी से रिलेटेड कुछ रूल्स, उनके कंसिडरेशन किया गया है। इसलिए अपन बोल सकते हैं ही इज नॉन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसलिए उनको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और फादर ऑफ सर्जरी। गॉट इट? नाउ अगर अपन सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत वाज ए ग्रेट सर्जन ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो पुराने टाइम के जो इंडिया, वैदिक टाइम जो है उससे भी प्राचीन टाइम में उसके ग्रेट सर्जन रही हैं। ही वॉज बॉर्न अराउंड 600 BC। उनका जन्म, बर्थ जो है वो 600 BC बिफोर क्राइस्ट
दैट मीन्स आज के टाइम से अपन जोड़े तो दैट इज 2600 years, because that in now it is 2020, so 2020 plus 600 तो 2620 years अबाउट अप्रॉक्स है ये उनका बर्थ होता है। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ विश्वामित्र। विश्वामित्र जो ऋषि थे उनके ये स्टूडेंट थे। ही गॉट बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन द आश्रम ऑफ धन्वंतरी। धन्वंतरी नाम के जो एक ऋषि या जो वैद्य जो थे उनके आश्रम में इन्होंने मेडिसिन का नॉलेज इन्होंने गेन किया था। सुश्रुत वॉज द फर्स्ट पर्सन वो गेव द नॉलेज ऑफ सर्जरी इन मेडिसिन। सुश्रुत जो है, जितना भी हमारे पास नॉन लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग सुश्रुत जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सर्जरी मेडिसिन जो मेडिकल है, मेडिकल लाइन या मेडिसिनल ट्रीटमेंट में उन्होंने सर्जरी की बात की थी। He refined the procedures of surgery and performed many complex surgeries. उन्होंने जो सर्जरी के जो प्रोसेसेस जो थे उनको रिफाइंड किया, उनमें मॉडिफिकेशंस किया, न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की, और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, फॉर एग्जांपल द ब्रेन, द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, आइज, लिप्स एटसेट्रा उन्होंने परफॉर्म की थी। He also provided knowledge of equipments and surgical procedures. इसके अलावा उन्होंने इक्विपमेंट्स और जो सर्जिकल जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में, प्रोसीजर्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज वर्ल्ड को दिया था। किसमें दिया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको अपन बोलते हैं सुश्रुत संहिता, उसमें उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब्ड डिटेल ऑफ सर्जरी इन ए बुक कॉल्ड सुश्रुत संहिता। उन्होंने सर्जरी की जो डिटेल्स हैं, इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स, उनको एक बुक जिसको सुश्रुत संहिता बोलते हैं उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सुश्रुत प्रपोज द थॉट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड स्टेरिलाइजेशन। मॉडर्न टाइम में जो स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्टिक्स की जो अपन बात करते हैं उसके बारे में उन्होंने थाउजेंड्स ईयर्स पहले से ही उसको कंसिडर किया था या उसके बारे में उन्होंने बताया था। ही प्रैक्टिस्ड द हीटिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू किल बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हीटिंग के बारे में प्रैक्टिस की थी। मतलब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको हीट अप करके उनमें उन पर प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसीजर के बारे में उन्होंने प्रैक्टिस की थी या उसको उन्होंने अप्लाई करते थे। ही यूज्ड नॉन पॉइजनस लीच टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। किसी पर्सन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट्स बन जाएं, आज के टाइम पर तो काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है उन क्लॉट्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये क्लॉट्स अगर हार्ट तक पहुंच जाते हैं तो हार्ट कोलैप्स होने का डर रहता है। तो उन्होंने उस टाइम पर ही थाउजेंड्स ईयर पहले नॉन पॉइजनस जो लीच है, लीच जानते हैं आप, दैट इज एन एनिमल विच इज फाउंड इन वाटर, ओके, उनका यूज करते हुए उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग, जो इंटरनल जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट करने के बारे में उन्होंने कंसिडर किया था। सुश्रुत performed many surgeries related with the nose, ear, lips. Therefore, he also known as father of plastic surgery. सुश्रुत जो है उन्होंने बहुत सारे सर्जरीज जो कि नोज, ईयर, लिप्स इनसे रिलेटेड थी, कटेड पार्ट्स, उसको उन्होंने सर्जरी कर उनको करेक्ट करने का वर्क किया था। Therefore, he is also known as father of plastic surgery. इसीलिए उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है। नॉर्मली सर्जरी वर्ड भी यूज किया जाता है, ओके। तो फादर ऑफ सर्जरी बोल लीजिए, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, द आंसर इज सुश्रुत, ओके। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ 101 इक्विपमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने अपने बुक में 101 इक्विपमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था। Some of them are earlier version of foreship cutters etc. जिसमें से कुछ आज के टाइम पर जो सर्जरी में यूज करने वाले जो फॉरशिप्स हैं, चिमटी,
कटर्स, काटने वाले ऑर्गन्स वगैरह तक पहुंचने के लिए जो कटिंग काटना पड़ता है उन सबको, वो जो कटिंग्स जो है, फॉरशिप्स जो हैं, स्प्रिंग फॉरशिप्स हैं, कॉटन फॉरशिप्स हैं, कॉटन लगाने के लिए जो फॉरशिप्स है, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंदर या उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था। आज भी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने बात की, कौन कौन से, जैसे फॉरशिप्स, कटर, उनके वर्जन्स, यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हो सुश्रुत ने जो प्रपोज किए थे इंस्ट्रूमेंट्स, उनके मॉडिफिकेशन से ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं। गॉट इट? तो अगर अपन सुश्रुत की बात करें तो 2 और मोर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के यहाँ पे बनते हैं। एक तो है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। गॉट इट? सेकंड, कहां पर उन्होंने एजुकेशन ली और किनसे ली? धन्वंतरी, ओके, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र, इनसे उन्होंने नॉलेज अटेन की थी। ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नाउ सेकंड इज चरक। Charak is very important because there are lots of questions which can ask in our exam. चरक का वैसे तो कोई पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक आइडिया से ये बोला जाता है कि ही वॉज बॉर्न 300 BC, बिफोर क्राइस्ट उनका बर्थ होता है। चरक वॉज द फेमस प्रोफेसर ऑफ आयुर्वेद, फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंस। आज जो आयुर्वेद जो एक मेडिकल साइंस की जो फॉर्म मानी जाती है, उसके काफी फेमस प्रोफेसर वो रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर who gave the concept of digestion, metabolism and immunity of body। ये सबसे पहले डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं जिन्होंने डाइजेशन, बॉडी का मेटाबॉलिज्म और बॉडी की जो इम्यूनिटी है, यानी कि डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी है, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे। ओके, अकॉर्डिंग टू चरक द बॉडी हैज 3 मेन डिफेक्ट्स। जो इन इट्स फंक्शनिंग, जो चरक है उनके अकॉर्डिंग बॉडी में मेनली 3 डिफेक्ट्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड। पित्त, वात एंड कफ, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? पित्त, वात एंड कफ। ओके, इम्बैलेंस इन दीज लीड टू वेरियस डिजीजेस। इस बैलेंस के अंदर अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि इन तीनों का जो बैलेंसिंग सिचुएशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, यानी कि एक का किसी का अमाउंट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में वेरियस डिजीजेस क्रिएट होती हैं। व्हाट इट? ही रॉट ए बुक और ग्रंथ, चरक संहिता, दैट इज 200 BC। उन्होंने एक बुक या जिसको एक ग्रंथ बोल सकते हैं अपन, चरक संहिता। व्हाट इज द नेम? चरक संहिता उन्होंने प्रपोज की थी। Got it? Which is one of the ancient book of Ayurveda और मेडिकल साइंस, जो कि एंशियंट प्राचीन टाइम की जो आयुर्वेद है या जो मेडिकल साइंस है उसकी काफी पुरानी बुक ये मानी जाती है। Got it? दिस ग्रंथ इज रिटन इन संस्कृत। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था एंड इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। और ये 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है इनटू बोथ द प्रोस एंड वर्सेस। दैट मीन्स गद्य और पद्य, यानी कि स्टोरी लाइन्स और पोइट्री, बोथ फॉर्म्स के अंदर ये लिखी गई है, ये 8 सेक्शंस। ओके, इसमें जो रूल्स वगैरह उन्होंने दिए हैं, जिसमें उन्होंने मेडिकल से रिलेटेड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात की थी। Got it? Charak discussed about the principles of genetics. That is the important question. This is very important question that चरक जो है उन्होंने जेनेटिक्स के प्रिंसिपल की उन्होंने बात की थी। दैट मीन्स 2000 ईयर्स पहले ही उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में काफी गुड नॉलेज उनको मौजूद था। मॉडर्न साइंस में अपन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो स्टार्टेड विद द ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल से स्टार्ट होती है मॉडर्न साइंस में जेनेटिक्स, लेकिन जो कि 18th सेंचुरी में आते हैं, लेकिन इन्होंने 200 BC इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। Got it? He नो
द रीजन ऑफ द जेंडर डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। उन्हें चाइल्ड के जेंडर डिटर्मिनेशन यानी कि किस तरीके से चाइल्ड का जेंडर डिसाइड होता है, यानी कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, कैसे डिसाइड होता है, उसके बारे में चरक को नॉलेज था। दैट मीन्स ही प्रपोज द रीजन ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में उन्होंने रीजंस को प्रपोज किया था। He proposed that the genetic defect of child, like the blindness, lameness, etc., are due to defect in father and mother. That is one more important point. उन्होंने जेनेटिक डिफेक्ट्स, जो चाइल्ड के अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस अंधापन, लेमनेस यानी कि हाथ पैरों में से किसी चीज से लंगड़ा लूला होना, एटसेट्रा, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो डिफेक्ट्स आते हैं किसी भी चाइल्ड में, These are due to defect in father and mother. तो ये जो फादर और मदर जो हैं उस बच्चे के, उनके अंदर डिफेक्ट्स के कारण से ये आते हैं। दैट मीन्स उन्होंने फादर और मदर से डिजीज ट्रांसफर होने के बारे में बताया था कि चाइल्ड को भी ट्रांसफर हो सकती है या होती है। तो दैट मीन्स जेनेटिक्स, भाई जेनेटिक्स में अपन क्या बात करते हैं, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स किस तरीके से न्यू इंडिविजुअल चाइल्ड को ट्रांसफर होते हैं, उसी की तो बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिफेक्ट्स को यूज किया कि अगर मदर और फादर में से या मदर और फादर दोनों में ही अगर कोई ना कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकता है। Got it? Charak proposed heart the controlling center of the body. हार्ट का जो चरक है उन्होंने प्रपोज किया था कि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर है एंड इज कनेक्टेड विद द ऑर्गन्स बाय ब्लड आर्टरीज। और ये हार्ट जो है वो ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ही ऑल्सो गेव द नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में नॉलेज दिया था। Got it? द चरक, अब यहां पर पर्टिकुलर जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये रिलेटेड है, जो चरक है उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह के लिए, डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डायरेक्टिव्स हैं, यानी कि उन्हें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, किन चीजों को फॉलो ना करें, गाइडलाइंस एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, उन्होंने प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू हिम डॉक्टर्स शुड नॉट कीप एनमिटी विद द पेशेंट अंडर एनी कंडीशन। उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ कोई भी दुर्भावना या शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो जो पेशेंट है उसको कंप्लीट रेस्ट या जो बीमारी है उसको वो एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के बारे में अगर आप शत्रु या एक तरीके से एनिमी उसको मानते हैं तो डेफिनेटली आप उससे रिलेटेड वर्क करने में प्रॉब्लम्स होती है। ओके, डॉक्टर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल should not disclose any personal or family information of patient। डॉक्टर को अपने पेशेंट की जो उसकी फैमिली है या उसकी जो पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर वो डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दे डॉक्टर तो डेफिनेटली एक जो पेशेंट है वो खुलकर अपनी बात नहीं बोल पाएगा, और अगर उसने ओपनली अपनी बात नहीं बोली है तो डेफिनेटली जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं दे सकता। तो अगर डॉक्टर पे फेथ नहीं है पेशेंट का कि भाई ये मेरी कोई बीमारी के बारे में या मेरी फैमिली में किसी को ये बीमारी थी या कैसे है, कोई भी अगर एक कंसिडरेशन करें, अगर उन चीज़ों को वो लीक करना स्टार्ट कर दे सोसाइटी में या उसके फ्रेंड सर्किल या फैमिली पर्सन्स में बताना स्टार्ट कर दे
तो इट विल बी रॉन्ग, तो वो एक बहुत गलत कदम होगा। बिकॉज पेशेंट इज गिव फेथ ऑन यू, क्योंकि पेशेंट ने आप पर यकीन किया है, तो अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन लीक करते हो तो आप अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। गॉट इट? डॉक्टर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल और फैमिली इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। डॉक्टर को और किसी भी पर्सन की फैमिली या जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शुड ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड गेट नॉलेज। डॉक्टर्स को हमेशा जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए रेडी रहना चाहिए। गेन करने के लिए, लर्न करने और गेन करने के लिए रेडी रहना चाहिए कंटिन्यूसली। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, some of these were present in the past and some are new। बहुत सारी ऐसी बीमारियां इनमें से जो कि कुछ टाइम पहले तक दुनिया में हुआ करती थी लेकिन आज वर्ल्ड में नहीं है। और डेफिनेटली इट मे बी पॉसिबल दैट न्यू डिजीजेस विल अराइज इन फ्यूचर। नई टाइप की डिजीजेस फ्यूचर के अंदर हमें दिखाई दे। तो अगर हमें नॉलेज हम नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल वर्किंग जो करते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी, डिजीजेज, उनके से रिलेटेड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं, अगर वो गेन नहीं करता है तो डेफिनेटली दिस डॉक्टर, दैट डॉक्टर विल नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है। गॉट इट? इसलिए बोला गया है डॉक्टर शुड ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड गेट नॉलेज। डॉक्टर्स जो हैं उनको हमेशा नॉलेज को गेन करने के लिए और जो नॉलेज जो है उसको गेन करने, लर्न करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ही वॉज नेम्ड चरक बिकॉज ही यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू क्योर और ट्रीट सिक पीपल एंड द एजुकेट देम। इन्हें चरक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो अपने बाय फुट लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करते थे ताकि पेशेंट्स का क्यूर किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके और उनके बारे में और उनको और बीमारी वगैरह से एजुकेट किया जा सके। इसीलिए इनको बोला जाता है चरक, दैट इज चरक, चरण यानी कि फुट। ओके। द थर्ड इज डॉक्टर सीवी रमन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पीछे अपन ने बात की किसकी, सुश्रुत और चरक की, उनमें पर्टिकुलरली उनकी किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड अपने बात करनी होती है, जबकि जो रमन है मॉडर्न टाइम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं ये, और इनके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इनकी पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। ओके। Chandrasekhar Venkat Raman, shortly CV Raman, born on 7th November 1888 in Tiruchirappalli village of Tamil Nadu। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनका बर्थ 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली नाम की जो विलेज है, सॉरी सिटी जो है तमिलनाडु में, वहां पर इनका बर्थ होता है। हिज फादर वाज चंद्रशेखर अय्यर एंड मदर वाज पार्वती अम्मल। इनके फादर जो थे वो थे चंद्रशेखर अय्यर और उनकी मदर जो थी उनका नाम था पार्वती अम्मल। हिज फादर वाज ए लेक्चरर इन फिजिक्स इन वाल्टेयर कॉलेज विशाखापट्टनम। इनके फादर जो है यानी कि मिस्टर अय्यर, चंद्रशेखर अय्यर, वाज ए लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के एक बहुत बड़े लेक्चरर थे इन द वाल्टेयर कॉलेज विशाखापट्टनम, दैट मीन्स वाइजैक, जो आज जो विशाखापट्टनम है वहां पर जो एंशिएंट टाइम पर जो वाल्टेयर कॉलेज हुआ करती थी उसमें उनके फादर फिजिक्स के प्रोफेसर थे। रमन पास्ड इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम वाल्टेयर कॉलेज। रमन जो है उन्होंने इंटरमीडिएट एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से वाल्टेयर कॉलेज से पास आउट किया था। ही पास्ड MSc Physics in 1907 from University of Madras।
मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1907 के अंदर एमएससी फिजिक्स की उन्होंने डिग्री ऑब्टेन कर ली थी, या वो उन्होंने पास आउट कर गए थे. ठीक. At the age of the 19 year, he passed government competitive exam of economics, in which literature, history and political science were main subjects. उन्होंने 19 ईयर की एज में जो गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, उसको उन्होंने पास आउट कर लिया था. इन विच, जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो थी वो मेन सब्जेक्ट थी. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो दैट C.V. Raman was a physicist. That means student of physics, or we can say that have knowledge of physics. But in this exam, where the subjects are totally different, he got selection. तो ये इंडिकेट करता है कि उन्हें केवल फिजिक्स का ही नहीं बल्कि और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डीपर नॉलेज था. Got it? He appointed as Deputy Auditor General in Government of India. यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो डिप्टी ऑडिटर जनरल की पोस्ट पर वो अपॉइंट हुए. Got it? About the contribution and the scientific work of C.V. Raman we will discuss in next class. Thank you. Hope you like it.